Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 6 from your Honeydew book. The name of the chapter is This is Jodie's Fawn. टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक लिटिल बॉय की जिसका नाम जॉडी है और एक फॉन की। फॉन क्या होता है? लिटिल डियर, बेबी डियर जिसे कहते हैं हम, जैसे जो डियर का बच्चा होता है उसको हम फॉन कहते हैं। This chapter is written by Marjorie Kinnan Rawlings. This is a very beautiful chapter. इस चैप्टर में आपको ह्यूमैनिटी का मतलब समझ आएगा। आपके अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी क्या है? लव, कंपैशन, केयर। मतलब हमें भगवान जी ने ह्यूमन बीइंग बना के क्यों ही भेजा? ताकि हम लोगों का दर्द समझ सकें, उनसे प्यार करें, उनकी हेल्प करें, उनकी देखभाल करें। इस चैप्टर में यही बात है कि जो लिटिल बेबी है वो कैसे ध्यान रखेगा सबका। एनिमल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हम ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ही उनकी केयर करें, लव अपना शो करें, हम उनसे अच्छी तरह बिहेव करें। हम एनिमल्स के साथ भी, हमें हर स्पीशीज़ के साथ करना चाहिए, वेदर इट्स प्लांट और एनिमल्स। प्लांट्स को भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए हमें। ऐसी एनिमल्स को भी फीड कराना चाहिए, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं हमारे, डॉग, काउस, तो इन सबको भी टाइम टू टाइम हमें खाना देना चाहिए। अगर किसी को इंजरी हुई है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ये नहीं कि आपके फ्रेंड को लग गई तो आप उसको देख रहे हो और वहीं डॉग को कुछ हुआ है तो आप उसको नहीं देख रहे, आप इसको ह्यूमैनिटी नहीं कहोगे। So let's start with the chapter. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a dog and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. तो अब इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने, पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका, कि अगर आपको भी कोई चोट लग जाती है तो आपके पेरेंट्स आपको फटाफट डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, पहले वो होम रेमेडीज़ ही करते हैं कि हाँ फटाफट जैसे चोट लगी है तो उस पर हम ड्रेसिंग कर देते हैं या फिर कुछ लगा देते हैं। जैसे आपको कहीं जल गया तो उस पर फटाफट आइसिंग कर दी। वो ऐसे यही वो बात बोल रहे हैं कि अगर आपको छोटा कट होता है या कुछ आपका कुछ जल गया होता है तो आप डॉक्टर के पास भागने से पहले आप कुछ इफ़ेक्टिव और क्विक क्योर कर लेते हो घर पर ही। तो फिर वो पूछ रहे हैं कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, और वो क्या कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों की भी कोई रेमेडी सोच सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ, बट आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना, अपनी मदर्स से, कि अगर ऐसा सब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आपको फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी और आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो इससे। अ कट ऑन योर नी, अगर आपके नी पे कोई कट आ गया तो फटाफट आप उसको उस पर ड्रेसिंग करोगे, उस पर सावलॉन लगाओगे, फिर कोई मेडिसिन लगाओगे जो भी आपके घर पे अवेलेबल होगी। या हमारी मदर्स क्या करती हैं, हल्दी लगा लेती हैं। हल्दी तो सबके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो फटाफट हल्दी का लेप लगा देती हैं उस पर, या हल्दी वाला दूध दे देती हैं। हल्दी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है किसी भी चोट के लिए, तो हल्दी लगा देती हैं। और सेकेंड इज़ अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके आर्म पे कुछ जल जाए तो फटाफट ठंडा पानी डालते हैं, उसके ऊपर आइसिंग करते हैं। अ बी स्टिंग, मतलब अगर मधुमक्खी काट जाए तो आप क्या करोगे, उस पर आइसिंग करोगे। या लोग मेटल से कुछ रगड़ते हैं, रब करते हैं, जैसे चाबी हो गई तो फटाफट चाबी तो आसपास फटाफट मिल सकती है, तो आपको अपना माइंड इन चीज़ों में आपको फटाफट अपना माइंड यूज़ करना होता है। अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें हैं तो आप फटाफट सबकी हेल्प कर सकते हो। चाबी आप फटाफट ढूंढो, उस पर चाबी रब कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Next, in this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. जो इसमें स्टोरी में
In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. What is rattlesnake? Rattlesnake is a poisonous snake. और जिसकी जो टेल पे ऐसे रैटल सी बनी होती है, मतलब रैटल स्नेक को आइडेंटिफाई हम ऐसे करते हैं, उसकी टेल पे ऐसे रैटल सी बनी होती है वो, और वो बहुत जहरीला होता है. तो जो जॉडी होता है, जो लिटिल बॉय होता है, उसके फादर को रैटल स्नेक काट लेता है. ही क्विकली किल्स अ डो and uses its heart and liver to draw out the poison. फिर वो क्या करते हैं, एक डो क्या होता है, फीमेल डियर. बेबी डियर को फॉन कहते हैं, फीमेल डियर को डो कहते हैं. फिर वो एक डो को किल करते हैं और उसके हर्ट से और उसकी लिवर से की हेल्प से जॉडी के फादर से सारा पॉइजन निकाल लेते हैं. जॉडी वॉन्डर्स What will happen to the little fawn left without a mother? अब जॉडी ये सोच में पड़ जाता है कि अब क्या होगा इस लिटिल बेबी का, इसकी मदर तो चली गई. मतलब हम सबको ही पता है कि हम सब किसी के बिना भी रह सकते हैं, बट अपनी मदर के बिना कभी नहीं रहते. चाहे वो किसी भी एज में हम पहुंच जाएं, चाहे हम ओल्ड भी हो जाएं, हमें हमेशा अपनी मदर की नीड रहती है, क्योंकि एक मदर ही होती है जिसका बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है हम सबकी लाइफ में. मतलब चाहे वो हमसे, जैसे हम एक घर में हैं, चाहे वो दूर भी बैठी है ना, बट हमें सुकून है कि हाँ हमारी मम्मा हमारे पास है. बस उस लिटिल फ़ोन की तो मम्मा ही चली गई, तो अब जॉडी उसके लिए परेशान होता है कि अब इसको कौन संभालेगा, अब इसकी कौन देखभाल करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. जॉडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. इसका मतलब allowed his thoughts to drift back to the fawn. Drift back to मतलब go back to, मतलब उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ वो बेबी फ़ोन ही चल रहा था 24 घंटे. मतलब उसके दिमाग में वही आया जा रहा था बारी बारी. He could not keep it out of his mind. मतलब वो बेबी फ़ोन से अपना दिमाग हटा ही नहीं पा रहा था. उसको बार बार, अगर वो खुद को बिज़ी भी रखता था तो बार बार उसका माइंड सिर्फ बेबी फ़ोन के पास ही जा रहा था. He had held it in his dreams, in his arms. उसको सपना भी आया कि उसने अपनी आर्म्स में उस बेबी फ़ोन को पकड़ा हुआ है अपने आर्म्स में. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" अब वो क्या कह रहे हैं, फिर he slipped from the table, मतलब वो टेबल से उतरा and went to his father's bedside, और अपने पापा के बेड के साइड में जाके बैठ गया, उनके साइड में चला गया. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी उसके फादर का नाम था. पेनी ले एट रेस्ट मतलब वो लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आंखें एकदम साफ थी और ओपन थी, खुली हुई थी. बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. वॉट इज़ डिलेटेड? एनलार्ज, मतलब बड़े बड़े थे और बहुत डार्क थे. प्यूपल्स क्या होते हैं? जो आपके आँखों में एक ब्लैक जो बॉल होती है, हम उसको प्यूपल्स कहते हैं. उनकी जो प्यूपल थी वो बहुत डार्क थी और बहुत बड़ी बड़ी थी. फिर जॉडी ने अपने पापा से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग पा? अब आपको कैसा लग रहा है पापा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन thieving elsewhere. But wasn't it a close shave? Close shave मतलब a narrow escape. फिर उसके पापा ने रिप्लाई किया, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. जो ओल्ड डेथ मतलब जो मृत्यु थी वो मुझे धोखा देकर कहीं चली गई, परंतु क्या वह बिल्कुल नज़दीक नहीं थी? क्या वो बिल्कुल नैरो एस्केप मतलब बहुत ही पास में को एकदम ऐसे छू के नहीं गई? फिर जॉडी ने कहा, आई एग्री, हाँ मैं भी मानता हूँ यही बात. फिर पापा ने कहा, पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. फिर उसके पापा ने कहा, मैं तुम पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि कैसे तुमने अपना दिमाग लगाया और वही काम करा जिसकी ज़रूरत थी. बिल्कुल सही काम करा जो ज़रूरी था उस वक्त. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड. फिर उसने कहा पा, फिर कहा पापा.
बस पा बोला। फिर उसके पापा ने कहा यस सन, बोलो बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? फिर वो कहता कि पापा आपको याद है वो डो और वो फ़ोन, वो फीमेल डियर और वो बेबी डियर? फिर उसके पापा ने कहा आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। उसने कहा मैं तो उन दोनों को कभी भूल भी नहीं सकता, और जो वो फीमेल डियर थी उसने तो मेरी जान बचाई है, और ये तो पक्का है कि उसने मेरी पूरी जान बचाई है, अगर वो ही ना होती तो मैं बच भी ना पाता। फिर जॉडी कहता पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। फिर जॉडी ने कहा पापा बट वो लिटिल बेबी तो वहीं पे ही होगा अभी भी शायद, एंड वो शायद भूखा भी हो, डरा हुआ भी होगा। उसके पापा ने कहा आई सपोज सो। तो उसके पापा कहते हाँ मुझे भी यही लग रहा है। फिर जॉडी कहता पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट हेयर? फिर क्या होता है, वो जॉडी कहता है कि जैसे कभी आपके पेरेंट्स भी आपकी बात नहीं मानते तो आप उनको ऐसे बिलीव कराते हो ना, अरे मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो वो भी कहता पापा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और कहता अब तो मैं मिल्क भी ज़्यादा नहीं पीता, मुझे तो अब मिल्क भी नहीं चाहिए, देखो मैं कितना बड़ा हो गया। जैसे आप सब भी हो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए यही सब बोलते हो, तो सेम एज जॉडी ने भी यही बोला। फिर उसने कहा वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन? कहता क्यों नहीं कि मैं जाऊँ और देखूँ, और क्या पता मैं उसको ढूंढ ही निकालूँ, एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसको यहाँ ले आऊँगा, एंड रेज इट, और फिर मैं उसको पालूँगा। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। फिर जो उसके पापा थे वो चुपचाप लेटर रहे, और ऊपर जो सीलिंग, जैसे जो फ़ैन के आसपास जितना भी एरिया होता है उसको हम सीलिंग कहते हैं, तो वो सीलिंग को देखते रहे, घूरते रहे, मतलब लेट के, कुछ बोले नहीं। बॉय यू हैव गॉट मी हिम्ड इन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। फिर उसके पापा ने उसको कहा हिम्ड इन मतलब कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, मतलब ऐसी सिचुएशन कि आप ना नहीं कर सकते, मतलब आप हाँ भी नहीं करना चाहते बट और आप ना भी नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को हिम्ड इन कहते हैं। तो उसके पापा ने कहा बेटा अब तूने तो मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया, ना मैं हाँ कर सकता हूँ और मैं ना करना भी नहीं चाहता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट। फिर उसके जॉडी ने कहा उसको पालने में कुछ ज़्यादा थोड़ी लगेगा, और जल्दी ही वो लीव्स खाना शुरू कर देगा, एंड अकॉर्न्स मतलब दाने खाने लग जाएगा, तो हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने हैं और हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। फिर उसके पापा ने कहा तुम अपने एज के बॉयज़ से ना ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। फिर उसने कहा कि हमने तो उससे उसकी मदर ले ली, और इसमें उसका क्या कसूर है, वो क्यों ऐसे भूखा बेचारा घूमेगा, उसकी मदर ने हमारी हेल्प करी, अब हमें उसकी करनी चाहिए। ये जितनी भी थिंकिंग थी उस बॉय की थी, एंड लिटरली इतने छोटे बॉय की इतनी अच्छी थिंकिंग को सैल्यूट है, क्योंकि शायद कोई और ना सोचता ऐसा उस एज में बच्चा जैसा उसने सोचा था। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑफ हिम। फिर उसके पापा ने कहा श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। फिर उसने कहा बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ना अनग्रेटफुल मतलब ना शुक्री वाली बात होगी कि हम ऐसे उसको भूखा अकेला छोड़ देंगे, कि हम उसकी मम्मा ने हमारी इतनी हेल्प करी और हम उसको ऐसे ही लाचार छोड़ देंगे, बहुत गलत बात है। आई कांट से नो टू यू, और मैं तुम्हें ना नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि तुम उसको ले आओ। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। कहते मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं एक और दिन भी देखूँगा, मैं बच जाऊँगा, बट उसकी मम्मा ने हमारी हेल्प करी और आज मैं यहाँ हूँ, तो जाओ और तुम उसको ले आओ।
Can I ride back with Millville and see if I can find it? मिलविल उनके पास एक हॉर्स होता है, तो जॉडी जो है वो कहते हैं अपने पापा को, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिलविल के साथ चला जाऊँ और देखूँ क्या वो मुझे मिलेगा? फिर उसके पापा कहते हैं, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अपनी माँ, मैंने तो परमिशन दे दिया, अब अपनी माँ को बता दो और उनसे पूछ लो, मेरी तरफ से तो हाँ है। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. Sidled back मतलब walked back quietly, trying not to be noticed. फिर वो मतलब ऐसे धीरे धीरे मतलब छुपके से जाता है और वापस अपने जो टेबल से उठ के आया था अपने पापा के पास, उसी टेबल पे जाके धीरे धीरे से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नोटिस में ना आऊँ, मतलब किसी को पता ना लगे उसकी माँ को ज़्यादा, और वो वहाँ जाके बैठ गया। और जो उसकी मम्मा थी वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी, पोरिंग कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। फिर उसने कहा, मम्मा पापा ने तो मुझे हाँ कर दी, मुझे परमिशन दे दी कि मैं जाऊँ और फ़ोन को वापस ले आऊँ हमारे पास। उसकी मम्मा ने कहा, फिर उसकी मम्मा ने क्या किया, शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। मतलब जैसे कुछ सुनते हैं और मतलब जब हमें पता नहीं होता, हम जैसे कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जो कर रहे होते हैं ना वो काम वहीं पे रोक देते हैं। तो उसकी मम्मा ने जो वो कॉफ़ी पॉट था जिससे वो कॉफ़ी डाल रही थी उसको मिड एयर में ही पकड़े रखा और फटाफट उससे पूछा, व्हाट फ़ोन? कौन सा फ़ोन? फिर उसने बताया, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। फिर उसने कहा, वही फ़ोन जिसकी मम्मा को हमने किल किया था और उस डो की ही हेल्प से, उसके लिवर की हेल्प से, उस डो की हेल्प से हम पापा में से पॉइजन निकाल पाए और उनकी लाइफ को सेव कर पाए। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक। गैस्प मतलब एक सांस ली, ऐसे जैसे कहते हैं ना चौंकते हुए एक सांस ली। वेल फॉर पिटी सेक, वो कहती है अच्छा तो तुम उस पर तरस खा के उसको अडॉप्ट कर रहे हो। फिर जॉडी कहता है, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो कह रहे हैं, पा कह रहे हैं हम ना शुक्रगुजार होंगे अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे भूखा तो अकेला। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने भी यही बात बोली कि हाँ मैम वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। उस जो डो ने आपकी हस्बैंड की जान बचाई है, उनको सेव करा है, तो आपको भी तो पे बैक करना चाहिए उनको। उन्होंने कहा फिर ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है और इसके पापा भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। मिलविल सेड, ही कैन राइड बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। जो वो हॉर्स का ओनर था, जो हॉर्स चला रहा था, हॉर्स के ओनर तो यही थे बट जो हॉर्स को चलाता था वो, उसने कहा कि हाँ ये मेरे साथ चल सकता है, मैं इसको वापस ले आऊँगा और मैं इसकी हेल्प भी कर दूँगा ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। फिर जो पॉट उसने हवा में पकड़ा हुआ था फिर उसको रख दिया और ख़ुद भी बैठ गई बेसहारा की तरह की, मतलब कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। फिर उसकी मम्मा कहती है अच्छा चलो ठीक है बट एक शर्त है मेरी कि जो तुम्हारे हिस्से का मिल्क है जो तुम पीते हो, अगर आप उसको वो दे दोगे पीने के लिए तो मैं आपको अलाउ करूँगी उसको लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है उसको देने के लिए। मतलब उसकी मम्मा को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने ये बहाना लगाया, बट जो जॉडी था वो इसमें भी वो हो गया। कुछ मदर्स होती है ना, जैसे मेरी मदर भी है, उनको मैं बहुत उनको फोर्स करती हूँ कि मुझे डॉग को अडॉप्ट करना है बट शी रिफ्यूज़ेस कि नहीं। तो उसकी मम्मा को भी ना ऐसे एनिमल्स पसंद नहीं थे, तो वो ऐसे बोल रही थी कि हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मतलब कि वो किसी भी तरीके से ना कर दे। बट जॉडी तो हर चीज़ में हाँ ही कर रहा था क्योंकि उसको लाना ही था उसको वापस। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइटिंग।
तो वो कहता चलो बेटा, अब हमें हॉर्स पे चलना है और उसको ढूंढना है, हॉर्स पे बैठ के चलना है और उसको ढूंढना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। फिर उसकी मम्मा का नाम है ये बैक्स्टर, जैसे पापा का नाम पेनी है तो माँ का नाम बेक्स्टर है। तो वो पूछती हैं उससे एंशियसली, मतलब वो उसको भेजना ही नहीं चाहती, तो फिर वो ऐसे आस लगा के पूछते तुम जल्दी तो आ जाओगे ना, तुम दूर तो नहीं जाओगे ना। मतलब उनको उसकी बहुत चिंता होती है कि अकेला बच्चा कहाँ ही ढूंढेगा उस एनिमल को। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो कहता हाँ मैं डिनर से पहले बिल्कुल वापस आ जाऊँगा। Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, do you think the fawn's still there? Will you help me find him? तो Millville mounted means riding an animal. तो वो हॉर्स पे बैठ गए और उन्होंने जॉडी को उठाया और अपने पीछे, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, अपने पीछे बिठा दिया। माउंटेड मीन्स राइड, जब हम करते हैं ना तो किसी एनिमल को तो उसको माउंटेड कहते हैं। और जॉडी को पकड़ा और अपने पीछे बिठा दिया। फिर जॉडी ने मिलवील से कहा कि आपको लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं होगा और क्या आप मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में? विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही? फिर वो कहते हैं हाँ हम उसको पक्का ढूंढेंगे, हम मिलके ढूंढेंगे उसको, बट अगर वो ज़िंदा हुआ तो। और तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? क्या पता वो शी भी हो। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन इन ऑन अ डो फॉन passes, the spots are every which way. Every which way means in different sections. तो वो कहता कि जो स्पॉट्स थे जो डियर के ऊपर थे वो एक लाइन में थे, और जो फीमेल फॉन मतलब डो फॉन मतलब फीमेल फॉन पे जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, बट इसके लाइन में थे। तो ये मेल मतलब मेल डियर हुआ, फॉन हुआ। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक। What had happened to Jodie's father? You have to answer this question. Jodie's father had been bitten by a rattlesnake. Question 2. How did the doe save Penny's life? Penny used the liver and heart of the doe to draw out the poison. Question 3. Why does Jodie want to bring the fawn home? Jodie wanted to bring the fawn home because he thought that it would be ungrateful to leave it to starve. Question 4. How does Jodie know the fawn is a male? Jodie saw the spots on the fawn. The spots of a male fawn are in a line, whereas of a dove fawn they are every which way. Now second part of the chapter. Jodie gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. अब वो क्या कह रहा है कि जॉडी इतना खो चुका था फ़ोन के ख्यालों में कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। They passed the abandoned clearing, मतलब फिर वो उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे ये सब हुआ था इंसिडेंट। तो जॉडी सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, क्योंकि सिर्फ जॉडी को ही पता था वो जगह, तो वो मिलविल को बता रहा था कि यहाँ पे नॉर्थ में हो जाओ, यहीं पे। इट वॉज अप हेयर, बिल्कुल यहीं पे हुआ था। दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, कि यहीं पे ही स्नेक ने पा को बाइट किया था।
एंड किल द डो एंड आई सॉ द फ़ोन, और यहीं पे फिर हमने डो को किल किया और मैंने फ़ोन को यहीं इसी जगह पे देखा. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम इफ़ द अब पर जॉडी ना मिलवील को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता था. मतलब उसको मतलब वो ना चाहता ही नहीं था कि मिलवील उसके साथ जाए, वो उसको अकेला ढूंढना चाहता था. क्यों? इसके भी 2 रीजंस हैं, आगे देखते हैं हम. इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. क्योंकि ऑब्वियसली 2 चीज़ें हैं, या तो फ़ोन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. और अगर फ़ोन नहीं मिला या वो डेड हो चुका है तो जो दुख होगा, जो डिसअपॉइंटमेंट होगी जॉडी को, वो नहीं चाहता था कि मिलवील उसको देखे या कोई भी उसको देखे. कुछ होते हैं ना कि मतलब कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके इमोशंस औरों के आगे एक्सप्रेस हों. मतलब कोई लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते कि अगर वो कभी गुस्सा हो तो और उनको देखें, या कभी सैड हो. मतलब वो खुद में हर चीज़ अपने इमोशंस से डील करना जानते हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद में ही सब कुछ डील कर लें. सो वैसा ही जॉडी था. और एक और जो है रीज़न, एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और अगर फ़ोन वहीं हुआ तो जो उनकी मीटिंग होगी वो कितनी ज़्यादा प्यारी होगी. और वो उसको सीक्रेट रखना चाहता था कि मतलब वो उस फीलिंग को ना अपने दिल में ही रखना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि वो उस मोमेंट को, उस फीलिंग को किसी और के साथ शेयर करे कि हाँ वो फीलिंग, मतलब वो मीटिंग कोई और देखे. वो इतना प्राइवेट पर्सन था ना कि वो नहीं चाहता था कोई और भी उसको देखे ऐसे. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट. फिर अब वो नहीं चाहता था तो फिर उसने बहाना बनाया. क्या बनाया? फिर उसने मिलवील को कहा, जॉडी ने, कि हाँ बस अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहीं पे ही पास में ही है, बट जो स्क्रब है, मतलब जो झाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा घनी है कि मतलब इससे हॉर्स को ना बहुत प्रॉब्लम होगी, तो मैं खुद से ना पैदल पैदल चला जाता हूँ और उसको ढूंढ लूँगा. फिर मिलवील ने कहा, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. फिर कहता, मैं तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बेटा, मानो कि तुम खो जाओ या तुम्हें स्नेक काट ले, फिर तो तुम क्या करोगे. तो मैं तो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे डर लगता है. फिर जॉडी कहता, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, लीव मी ऑफ राइट हेयर. फिर कहता है, अरे मैं अपना खुद ध्यान रख लूँगा और मुझे ना शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो अगर फ़ोन इधर उधर चला गया तो मुझे ढूंढने में टाइम तो लगेगा, तो तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं उसको ढूंढ लूँगा. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. वो कहता, अच्छा चलो ठीक है, तो पर तुम ध्यान से जानना, और तुम जानते हो ईस्ट इधर है और नॉर्थ इधर है. मतलब उसको डायरेक्शन समझा रहा था कि तुम नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं हिंदी में और ईस्ट को पूर्व, तो तुम्हें पता है कि नॉर्थ यहाँ पे है और ईस्ट यहाँ पे है, तो तुम ध्यान से जाना, यहाँ वहाँ मत हो जाना. देयर एंड देयर दैट tall pine makes a bearing. Makes a bearing means acts as a compass and helps to identify directions. There and there, यहाँ और वहाँ. वो that tall pine makes a bearing, जो वहाँ पे पाइन मतलब लंबा खजूर का पेड़. कहता वो ना मैं उसको एज अ मतलब कंपास यूज़ करूँगा डायरेक्शन के लिए, कि मतलब जो एक टहनी उसकी इधर होगी तो मैं उसको नॉर्थ बना दूँगा, कोई साउथ बना लूँगा ऐसे. सो लॉन्ग. फिर वो कहता इतना लंबा. सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ऑब्लाइज्ड. वो कहता इतना लंबा मिलवील, आई एम ऑब्लाइज मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हुआ. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction.
अब क्या होता है, हूव्स मतलब हॉर्सेस, तो वो हॉर्स की जो साउंड होती है, तो वो हॉर्स की जो तोड़ रहा था, मतलब आगे जाने के लिए टहनियों को तोड़ना पड़ता है ना, कि इतनी घनी थी जैसे उन्होंने बताया, तो जो टहनियों को तोड़ रहा था तो उसी की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि इतनी शांत वो जगह थी कि मतलब जो वो टहनियाँ तोड़ रहा था बस उसको उसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. फिर वो एकदम हैरान हो गया कि क्या मैं गलत जगह तो नहीं आ गया. ये सब जॉडी की बात हो रही है कि जॉडी कैसे आगे बढ़ रहा था फ़ोन को ढूंढने के लिए, मतलब क्या क्या वो कर रहा था फ़ोन की मिल जाए. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. फिर अब इस पैराग्राफ में उसको वो डो मिल चुकी है. What is buzzard? Then a buzzard row. Buzzard means a large bird like the vulture that eats the flesh of a dead animal. आपने सुना होगा वल्चर क्या होते हैं, वो मतलब जितने भी एनिमल्स रह जाते हैं ना, तो उनका जो फ्लैश होता है, मतलब जो उनका मांस होता है, वो खाते हैं. फिर बजर्ड को हिंदी में गिद्ध भी कहते हैं. तो फिर देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी उसके आगे एक गिद्ध सामने से उड़कर गया. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, मतलब उड़ गया. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. आपको मैं ये हिंदी में समझाती हूँ, आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा हिंदी के वर्ड से. वह बलूत वृक्षों के नीचे के साफ क्षेत्र में आ गया. मतलब जो ओक का ट्री है उसके नीचे जो साफ जगह है वो वहाँ पे आके बैठ गया. बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकास ऑफ द डो. इस कैरकास डेड बॉडी विदाउट फ्लैश, मतलब सिर्फ अब उसमें मांस नहीं बचा, सिर्फ बस वो डेड बॉडी, कंकाल जिसे हम कहेंगे. तो वो जो बजर्ड था, जो गिद्ध था, वो जो मृत, मतलब जो डेड डो थी, उसके कंकाल, मतलब उसकी कैरकास के चारों ओर बैठे हुए थे. वो एक बजर्ड नहीं था, वो बहुत सारे बजर्ड्स थे. फिर they turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. फिर क्या किया उन्होंने, सारे बजर्ड्स ने, उन्होंने अपनी जो लंबी पतली गर्दनों पर से अपने सिर घुमाए और उसकी ओर फुकारने लगे. उन्होंने फिर क्या किया, जो ने वल्चर्स को देखा होगा तो उनकी बहुत एक लंबी नेक होती है, तो उन्होंने उसको उठाया और फिर फुकारने लगे. देन ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री. फिर क्या किया, फिर जॉडी ने क्या किया, जो एक टहनी थी जॉडी के हाथ में, उस टहनी को उसने उन सब की तरफ फेंका और वो सब उड़ के जो साइड में पेड़ था उस पे जाके चढ़ गए. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. फिर क्या हुआ, जो सैंड थी, मतलब रेत पर शेर के पंजों के निशान, कैट प्रिंट्स, मतलब आप लायन फैमिली को कैट फैमिली भी, मतलब लायन को कैट फैमिली बोला जाता है, तो उनके पैरों के निशान उसको दिखे सैंड पे. बट शेर ताज़ा मांस खाते हैं. वी ऑल नो दैट
lions only eat fresh flesh, और उन्होंने जो वो डो थी ऐसे वल्चर्स के लिए छोड़ दी, मतलब वो फ्रेश जब तक थी उसको खाया, फिर उसको वो ये बजर्ट्स के लिए छोड़ दिया, या वल्चर्स, कैरियन बर्ड्स, जो भी ये बर्ड्स होती हैं जो लोगों का फ्लैश खाती है, उनके लिए छोड़ दिया. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spots where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. फिर क्या होता है, वो फ़ोन को देखना शुरू कर देता है, उसको ढूंढना शुरू कर देता है. तो उसने उस जगह की जो जितना भी ग्रास था उसको हटाया जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फ़ोन को देखा था. बट उसको वो सब देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात है. मतलब जिसे कहते हैं ना, बारिश आ गई थी तो सब कुछ, उसके प्रिंट्स, जो जितने भी फ़ोन के प्रिंट्स थे वो सब हट गए थे, और बर्ड्स ने इतना उधम मचा दिया था कि मतलब उसको लग ही नहीं रहा था कल की बात है. और द फ़ोन वॉज नॉट देयर, और फ़ोन वहाँ पे नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. उसने उस जो जगह थी, जो साफ सी जगह थी, उसकी चक्कर लगाए कि उसको ढूंढा. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. बट वहाँ पे उसको कोई भी ऐसा हिंट भी नहीं मिला कि यहाँ पे फ़ोन हो सकता है. ना उसकी कोई आवाज़ आ रही थी, ना उसका कोई निशान था. द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स. फिर जो वहाँ पे बजर्ड्स थी उन्होंने अपने पंखों को वो कहते थे फड़फड़ाया. क्लैक्ड देयर विंग्स, फड़फड़ाया. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. और वो बहुत इम्पेशेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे अपने विंग्स को दिखाने के लिए कि हाँ, हमें वापस अपने बिजनेस जो हम कर रहे थे काम, उस पर वापस आना है. कि मतलब उसको बोल रहे थे जॉडी को कि तुम हट जाओ, वापस हमें अपने काम पे आना है, हमें अब उसको खाना है. उनसे रहा नहीं जा रहा था. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand of the small hoof prints. फिर क्या कहते हैं कि फिर वो उस प्लेस पे वापस पहुंचा जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फ़ोन को देखा था, और जो उसने अपने हाथ पैर थे ना, उसको रेत पे पूरा गिरकर छोटे पैरों के निशान ढूंढने लगा. मतलब वो ऑन ऑल फोर्स, मतलब जैसे पूरा बेंड हो गया, और फोर्स जैसे कोई एनिमल चलता है ना, वैसे वैसे वो पीछा करने लग गया कि हाँ, मुझे कुछ तो हिंट मिल जाए, कहीं तो मुझे उसके निशान मिल जाए. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स. बट रात को बारिश हुई थी, जिस दिन उसके पापा को स्नेक ने काटा था ना, तो उस रात बारिश हुई थी. तो सारे जो प्रिंट्स थे, मतलब जो फ़ोन के थे, वो हट गए. सिर्फ वही प्रिंट्स थे जो लायन के थे या बर्ड्स के थे. नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक. क्वेश्चन 1. What is the question? Jody didn't want Millville with him for 2 reasons. What were they? Jody didn't want Millville to come with him because if the fawn was dead or could not be found, he did not want his disappointment to be seen. Second, if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. Question 2. Why was Millville afraid to leave Jody alone? Millville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody got lost or got bitten by a snake too. Now, third part of the chapter and the last part. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his
It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Geordie could not trust himself to move. He whispered, "It's me." अब क्या होता है, वो आगे, उसके आगे मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट को देखकर ऐसे बहुत चक्का सा, जिसे कहते हैं ना, बहुत चक्का सा रह जाता है और खुद पीछे गिर जाता है, मतलब लुढ़क जाता है, जिसे कहते हैं। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। तो जो फॉन है उसने जॉडी की तरफ अपना फेस उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड wandering motion and shook him through the stare of its liquid eyes. फिर उसने अपना सिर ज़ोर से घुमाया और उसकी वाटरी आइज थी देखकर वह सिहर गया मतलब शूक हिम। इसका मतलब उसने जॉडी की तरफ देखा बट उसके आँख में ना आंसू थे, मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान था कि, मतलब एनिमल्स भी रोते हैं, आपने देखा होगा किसी एनिमल को, मैंने डॉग्स को रोते हुए देखा है, कैट्स को देखा है, तो ऐसे ही उसने फॉन को देखा रोते हुए जो उसकी तरफ देख रहा था। इट वॉज क्विवरिंग। क्विवरिंग मीन्स काँपना। वो इतनी ज़्यादा काँप रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था, बारिश आ रही थी, उसको ठंड लग रही होगी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। और उसने ना ऐसे कोई एफर्ट नहीं करे, मतलब ना वो भागा ना वो पास में आया, मतलब उसने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करा। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। बट जॉडी को यकीन नहीं था कि वो हिल सकता था। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, मतलब आप कभी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो ना कि आपको समझ नहीं आता आप क्या रिएक्ट करो, तो वो सिचुएशन थी जॉडी के साथ। उसको समझ नहीं आता कि हिले डुले क्या करे, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश था वो। ही विस्पर्ड। फिर उसने उस फ़ोन को बोला, "इट्स मी, मैं हूँ।" द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फिर सेंटिंग हिम मतलब एनिमल्स कुछ बोल नहीं सकते ना, हमें तो वो सूंघते हैं। आपने देखा हो डॉग्स, जैसे किसी के घर में पेट डॉग हो तो कोई आता है ना तो बाहर से उसको वो सूंघते हैं, तो उसने अपनी नोज़ को उठाया उस फोन ने और उसको सूंघा। ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। द टच मेड हिम डेलिरियस। डेलिरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो ही रीच आउट वन हैंड मीन्स अपना एक हाथ उठाया और उसकी नर्म गर्दन पर रख दिया। तो जो जॉडी था उसने अपना एक हाथ उठाया, जैसे हम क्या करते हैं यूजुअली, अगर हम किसी एनिमल को देखते हैं तो उसकी नेक पे हाथ रखते थे या हाथ फेरते हैं, तो सेम एज दैट जॉडी ने भी यही करा फ़ोन के साथ। द टच मेड हिम डेलिरियस, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मतलब वो जो टच था ना वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्रीशियस था उसके लिए। He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. फिर अब वो क्या कह रहा है कि फिर वो अपने चारों पैरों से उसके पास तब तक आता रहा जब तक वो उसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गया। फिर जॉडी ने उसको अपने पूरी आर्म्स में, अपनी आर्म्स उसके चारों ओर डाल दी, मतलब उसको एक कहते हैं ना टाइट सा हक कर दिया। अ लाइट कन्वल्जन पास ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। कन्वल्जन मतलब शिवर, एक ऐसे कहते हैं ना, जैसे आप किसी भी एनिमल को हक करो तो एक अजीब सा फील होता है, जैसे शिवर सा, कि मतलब खुशी से। तो वो सेम चीज़ हुई उसके साथ, ऐसे ही उसको एक शिवरिंग सी फील हुई, बट उसने उसको हिलाया नहीं, कहते हैं ना डिड नॉट स्टिर, हिला नहीं वो। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a
sweet scent of grass. Now क्या था वो फिर? उसने फिर धीरे से जेंटली प्यार से उस डियर को हिलाया, मतलब स्ट्रोक मतलब हिलाया, पकड़ा कि जैसे मानो वो एक चाइना डियर हो और वो टूट जाए. चाइना डियर मतलब उसको ऐसे डिस्क्राइब करो, क्ले डियर दैट इज़ ईजिली ब्रोकन, मतलब जैसे क्ले का बना हुआ है कि अगर हम उसको ज़ोर से पकड़ेंगे तो टूट ना जाए. तो मतलब वो इतने प्यार से इतने आराम से उसको पकड़ रहा था. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जो उसकी स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. ऑब्वियसली वो भी एक बेबी था तो बेबी की स्किन तो बहुत सॉफ्ट होती है. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था. स्लीक मतलब स्मूथ और शाइनी, एंड क्लीन मतलब बहुत स्मूथ शाइनी क्लीन, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत प्यारा सा था. और उसमें से घास की मिट्टी, हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, तो उसकी खुशबू भी आ रही थी उसमें से. देन ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. फिर उसने धीरे से उस फॉन को ज़मीन से उठाया. फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ज़मीन से उठाया. इट्स लेग हंग लिम्पली, जो उसकी लेग्स थी जब उसको उठाया तो ऐसे लिम्पली मतलब लटक रही थी, ऐसे जैसे कहते हैं ना जान ही ना हो, निर्जीव सी लटक रही थी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड दे हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. बट उसकी टांगे ना, मतलब कहते हैं सरप्राइजिंगली मतलब बहुत लंबी थी, उसने ऐसे कभी देखी नहीं थी. होइस्ट मतलब पुल अप हाइयर. फिर जो जॉडी था उसने उसको और ऊपर खींचा, मतलब ऐसे कहते हैं ना उठाया, जैसे बेबीज़ को नहीं उठाते कि मतलब जैसे बेबीज़ की अगर आप उसको नीचे से पकड़ो तो उसकी टांगे ऐसे लहरा रही होती है तो और आप ऊपर से पकड़ लेते हो, तो ऐसे उसने ना ऊपर से पकड़ ली ताकि इसकी आर्म्स नीचे ना लगे और उसको अपने आर्म्स के अंदर टाइटली कह रही हूँ अच्छे से पकड़ लिया. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब जॉडी को डर लग रहा था कि अब उसने उसको पकड़ तो लिया, चलो जॉडी भी बच्चा है तो डर तो होगा ना कि हाँ ये मुझे किक ना कर दे या फिर ये थोड़ा रोने ना लग जाए अपनी मम्मा को जब ये सूंघेगा, क्योंकि उसकी मम्मा वहीं पे डेड हो चुकी थी. तो क्या जब अपना मम्मा को सूंघे तो वो रोने ना, ब्लीड मतलब साउंड, प्रोड्यूस साउंड विथ फियर मतलब डर से वो रोने ना लग जाए, तो मतलब जॉडी बहुत डर गया था. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट. उसने जो झाड़ियों को हटाया, और थिकेट मतलब श्रब, झुरमुट और झाड़ी, तो मतलब झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाया निकलने के लिए. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, मतलब अब उसको उन सबको हटाने में बहुत ना मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसने ऑब्वियसली बहुत भारी पकड़ा हुआ था फ़ोन को, क्योंकि वो भी तो एट लास्ट बच्चा ही था ना, तो उसके लिए तो वो हैवी था, तो मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्टी भी हो रही थी. द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. फिर क्या होता है कि जो फ़ोन है, जो उसके पैर होते हैं वो झाड़ियों में उलझ गए और वह अपने पैर भी आज़ादी से नहीं उठा पा रहा था. तो समझे कि उसके पैर फंस गए और फिर वो अपने पैर झाड़ियों से निकाल भी नहीं पा रहा था. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It waved on them, it looked at him and bleated. Now, I'll explain this paragraph. He tried to shield its face from
प्रिकलिंग वाइन्स, उसने मतलब उसके फेस को, प्रिकलिंग वाइन्स मतलब जिसे कहते हैं ना नोकीले कांटे, जिसे कहते हैं कि जंगल में बहुत सारी नोकीली चीज़ें होती है तो उनसे फेस को बचाने की भी बहुत कोशिश की। इट्स हेड मूव्ड विद हिज स्ट्राइड, तो जो फ़ॉन था उसका फेस उसके झटके, जिसे कहते हैं झटका, मतलब वो भाग रहा होता है, मतलब वो बहुत हरी में था तो उसके कारण झूल रहा था। देन हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, जो उसका जॉडी का जो दिल था वो उसको फ़ोन मिल गया, उसकी खुशी से ही मतलब इतना ज़्यादा धड़क रहा था ना कि बहुत ही अलग फीलिंग थी वो उसके लिए। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को बहुत मन से ढूंढ रहे होते हो और वो आपको मिल जाए तो आपको भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो सेम एज विद हिम उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देन नेक्स्ट he reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. फिर वो आराम करने के लिए एकदम रुक गया और फ़ोन को नीचे उतार दिया ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। डैंगलिंग लेग्स मीन्स लड़खड़ाती हुई टांगों पर खड़ा कर दिया उसने उस फ़ोन को। इट वेव्ड ऑन देम, वेवर्ड ऑन देम मतलब वो लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आया। इट लुक्ड ऑन हिम एंड ब्लीटेड, उसने उसकी ओर देखा और ब्लीटेड मतलब एनिमल्स को हिंदी में जैसे कहते हैं ना मिमियाया, मतलब वो रोने सा लग गया। ही सेड एनचांटेड आई कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, फिर वो गया और उसको बोला हाँ मैं तुम्हें उठा लूँगा एक बार मेरी सांस में सांस तो आ जाए। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-heeled with his joy. He wanted to fondle it to run. Okay, now फिर उसको ना अपने पापा की एक बात याद आ गई कि कब जो बेबी फ़ोन मतलब जो फ़ोन होता है वो आपको फॉलो तब करता है, मतलब वो आपको फॉलो करता है अगर आपने उसको कभी उठाया हो। तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना उनके पास सेंसेस होते हैं कि उनको पता होता है कि हाँ ये हमारा उठाता है वो तब है ना जब वो उससे किसी एनिमल को तभी उठाएगा ना जब वो उससे प्यार करेगा। तो वही बात है कि उनको लगता है कि हाँ ये हमसे प्यार करता है तो हमारे लिए सही होगा, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो उसको वो अपने पापा की वही बात याद आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। फ़ोन था वो उसको पीछे से देखने लग गया। फिर जॉडी वापस आया और उसे हिलाया, मतलब जिसे कहते हैं ना हिलाया कि हाँ भाई चलो मेरे साथ, और फिर चलने लगा। और फिर उसके बाद फ़ोन ने अपने कुछ स्टेप्स उसकी ओर बढ़ाए, मतलब जॉडी की ओर बढ़ाए और रोने लग गया। क्राइड पिटियसली, मतलब हिंदी में इसको हम कहेंगे दयनीयता से वो रोने लग गया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसके पीछे आना चाहता था। फिर अब वो उसके पीछे आना चाहता था। इट बिलोंग्ड टू हिम, वह उसका था। इट वॉज हिज ओन, वह उसका अपना था। मतलब अब बहुत फीलिंग आ गई फ़ोन को भी जॉडी के लिए कि हाँ ये तो मेरा है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, फिर वो तो खुशी से झूमने लग गया। जॉडी तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फिर वो उसको फॉन्डल्ड इट मतलब वो उसको पुचकारना चाहता था, प्यार करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम,
फिर वो उसको पुचकारना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, भागना चाहता था, उसे घर चलने के लिए बुलाना चाहता था। मतलब यही था ना कि हमें मतलब रोम मतलब प्ले, मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि हाँ मैं तो इसको मानता ही था, फाइनली इसने भी मुझे अपना मान लिया और अब ये मेरा है। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, अलार्म मतलब फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डराना। वो उसको डराना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, वो अभी तो थोड़ा थोड़ा सिक्योर सा फील कर रहा था फ़ोन उसके साथ, तो वो एकदम ही कुछ करना नहीं चाहता था कि मतलब वो फिर दुखी सा हो जाए। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, फिर अगेन उसने उसको अपनी दोनों आर्म्स में उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, मतलब वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था ना जॉडी उस फ़ोन से कि उसको बिल्कुल भी लग भी नहीं रहा था कि वो मेहनत कर रहा है, कि मतलब उसने कुछ हैवी सा उठाया है फिर उसको थकान हो रही है, उसको कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, बट फिर अब उसकी एट लास्ट अगेन था तो वो बच्चा ही, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी अलाउ नहीं कर सकती इतना पेन लेने के लिए, तो उसकी आर्म्स में इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था कि फिर उसको रुकना पड़ा रेस्ट के लिए। व्हेन ही वॉकड ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस, फिर वो दोबारा चला तो फ़ोन भी उसको ना फॉलो करने लगा एकदम। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, फिर अब वो भी बेचारा, उसकी दर्द तो हो रहा था, फिर उसने ठीक है उसने बोला कि हाँ चल तू थोड़ा चल, बट देन पिक्ड इट अप अगेन, उसने उसको चलो थोड़ा चलाया थोड़ी देर, फिर उसको अपनी गोद में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर मतलब बहुत पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, मतलब वो उससे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना उसको इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि वो उसको पूरा दिन पूरी रात भी उसको उठाकर ट्रैवल कर सकता था, उसको अपने पीछे पीछे फॉलो करवा सकता था। मतलब वही होता है ना जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो फिर अगर आपको वो दुख भी दे रहे हैं ना तो फिर आपको पता नहीं लगता। सो जस्ट लाइक दैट, मतलब ये इमोशन देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि एक छोटा बच्चा कितना कनेक्टेड फील कर रहा है किसी एनिमल के साथ। नाउ he was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Now, वो बस अब पहुँचने ही वाला है घर। ही वॉज वेट विद स्वेट, मतलब वो पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था, जैसे कहते हैं ना पसीने से भीग गया था। पर हल्की सी हवा का झोंका आया, जून की सुबह, वो जून मॉर्निंग थी और हल्का सा हवा का झोंका आया और उसको एकदम ऐसे ठंडक सी पहुंच गई। कहते हैं ना जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा हो तो पंखे की हवा भी आपको एसी की हवा लगती है, तो सेम एज विद हिम। जो स्काई था वो इतना ज़्यादा साफ था जितना पानी होता है ब्लू चाइना कप में। देन ही केम टू द क्लियरिंग, वो एक साफ सी जगह पे पहुंचा। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, जैसा कि उसने बताया कि रात को बारिश हो रही थी तो वो जिसे कहते हैं ना गंदगी सारी साफ़ हो जाती है, तो वो बिल्कुल साफ़ और ग्रीन सा लग रहा था रात की रेन के बाद। ही फम्बल्ड विद लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। देन he fumbled with the latch. Fumbled means to do or handle something clumsily. Clumsily मतलब कि मतलब बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत चक्का सा हो जाना, कि मतलब जो काम वो इजीली कर सकता था। लैच मतलब कुंडी, वो कुंडी भी नहीं खोल पा रहा था, वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था, वो इतना ज़्यादा थक चुका था और वो
उसका सारा ध्यान फ़ोन में था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे, मतलब जैसे कहते हैं ना औरा बावरा सा हो गया था। एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फ़ोन टू मैनेज इट। फिर आखिरकार उसने फ़ोन को नीचे उतारा और यही कहा कि अगर मैं इसको उतारूँगा तभी मैं इसको खोल पाऊँगा, वरना नहीं। तो उसने उसको फ़ोन को उतार दिया था। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। ही कुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम, कि मैं अपने घर घुसता हूँ और पेनी के रूम में जाऊँगा, सबसे पहले बेडरूम में अपने पापा के बेडरूम में जाऊँगा, विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता करता उसके पापा के रूम में चला जाएगा। बट एट द स्टेप्स द फ़ोन ब्लेक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। बट एट स्टेप्स मतलब फिर स्टेप्स मतलब वो सीढ़ियाँ थी, तो द फ़ोन ब्लेक्ड मतलब वॉज अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब उसने मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ा। तो फिर ही पिक्ड इट, क्योंकि वो क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल से आया, वो जंगल में रहता है, उसको नहीं पता कि वो सीढ़ियाँ कैसे क्लाइंब करे, वो स्टेप्स कैसे चढ़े, स्टेप्स कैसे उतरे। तो ऑब्वियसली कोई भी बेबी ऐसा कभी नहीं करेगा, तो वो मतलब नहीं करना चाहता था। तो ये बात जॉडी को भी समझ आ गई, तो उसने उसको उठा लिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, फिर उसने उठा लिया और अपने पापा के पास लेके गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, तो और उसके पापा लेटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, फिर जॉडी ने आवाज़ लगाई, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिहाइंड साइड हिम, तो फिर उसके पापा ने सर उठाया अपना, ऊपर देखा और जॉडी उनके साइड में था। द फ़ोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, क्लच्ड मतलब ग्रिप्ड, जकड़ा हुआ, और जो फ़ोन था वो जॉडी को उसने टाइटली जकड़ा हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, और पेनी को ऐसा लगा कि जितना ज़्यादा ब्राइट मतलब खुशी से आंखें जॉडी की थी उतनी ही फ़ोन की भी थी। मतलब जो चमक थी ना, जो सेम बॉय के जॉडी के आइज़ में भी थी और सेम फ़ोन के आइज़ में थी। फिर उसके पापा ने कहा, ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, कहता मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसके पापा उसको कहते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने उसको ढूंढ निकाला। देन जॉडी देन वेंट टू द किचन, फिर जॉडी किचन में गया। द फ़ोन wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it carelessly from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the ground. फिर अब वो क्या कहते हैं, अब वो उसको दूध देता है पीने के लिए। तो जॉडी किचन में जाता है और जो फ़ोन है वो फिर लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे 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 चलता है। वो फिर जॉडी मॉर्निंग का जो पैन होता है जिसमें मिल्क हम गर्म करते हैं, तो मिल्क उसमें सेफ पड़ा हुआ था मॉर्निंग वाले पैन में। और बट एक चीज़ हो गई थी कि आपने भी देखा होगा, जैसे दूध को हम रख देते हैं तो उसमें मलाई आ जाती है, तो वैसे ही हो गया था, उस पर मलाई आ गई थी। फिर उसने उस मलाई को दूध से छानकर एक जग में डाला, जस्ट लाइक हम सब करते हैं, उसने भी बच्चे ने वैसे ही करा। उसने दूध को एक छोटे से कटोरे में डाला और फिर उसने उसको फ़ोन के आगे कटोरे को रख दिया। उसने अचानक से उसे सूंघकर धकेल दिया। फिर फ़ोन ने क्या करा, उसको सूंघा और फिर धकेल दिया। फिर जॉडी ने उसको अचानक से फर्श पर बिखरने से बचा लिया। नेक्स्ट ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फ़ोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डाला और उस फ़ोन के सॉफ्ट जो वेट माउथ है उसके अंदर
अपनी फिंगर्स को डाला कि चलो ऐसे दूध पी ले, जैसे हम नहीं करते फिंगर्स से, जैसे दूध उठा लिया और फिर उसके माउथ में डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडीली, फिर उसने मतलब भूख के कारण उसने वो सक कर लिया, जिसे कहते चूस लिया। देन when he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. फिर अब उसने क्या किया, फिर जब उसने उस फिंगर्स निकाली तो फिर दोबारा जो फ़ोन था वो फिर ऐसे रोने सा लग गया और उसे धकेलने लगा कि हाँ मुझे दोबारा दो। उसको अच्छा लग रहा था ऐसे पीना, क्या पता उसको ऐसे कटोरे में पिया ना जाता हो, या उसने कभी ऑब्वियसली अब उसको एज अ पेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट उसको तो एज अ वाइल्ड एनिमल की तरह रहना आता है ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होगा सब चीज़ें अडेप्ट करना, बट धीरे धीरे वो सीख ही लेगा ऑब्वियसली। तो फिर अगेन, तो जब अगेन जॉडी ने अपनी फिंगर को दोबारा डाला दूध में कि इसको दोबारा सक कराते हैं कि चलो ये ऐसे ही पी ले, और उसके माउथ में डाला, तो फिर उसने उसका जो हेड है फ़ॉन का, उसको उस मिल्क के जो कटोरे में ही आगे कर दिया, पुश कर दिया कि हाँ ये इसको कटोरे में से अच्छा इसको सिखा देता हूँ कि ऐसे पीते हैं और इसको ही अच्छे से पी ले वो। The fawn blew and sucked and snorted. तो it stamped its small hooves impatiently. फिर जो फॉन है उसने ऐसे दूध को सक करा एंड स्नोटेड, मतलब एक आवाज़ सी निकाली। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली, और जो उसने अपने पैर हैं वो बहुत इम्पेशेंटली मूव करे, जैसे वो बहुत भूखा हो, तो मतलब इम्पेशेंटली वो ऐसे ऐसे अपने पैरों को मूव कर रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, मतलब जैसे जितनी देर उसकी जो जॉडी की फिंगर्स मिल्क में थी तो तब तक वो पी रहा था, मतलब उसको ये था कि उसको जॉडी के फिंगर से ही पीना है, उसको उस कंटेनर से नहीं पीना, कटोरे से नहीं पीना, उसको बस जॉडी के फिंगर से ही पीना है। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली, और वो पी रहा था आंखें बंद करके, जैसे इसके लिए बहुत जैसे ड्रीम हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा था और उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, आपने 1-2 दिन से कुछ ना खाया, और अगर आपको खाना मिल जाए तो आपके लिए तो ये ड्रीम जैसा होगा ना। तो सेम एज विद हिम, देन इट वॉज ecstasy to feel its tongue against his hand. Ecstasy means elation, कि मतलब वो जैसे फील कर रहा था ना कि जो फॉन की टंग जब उसके हाथ पे लगती थी जॉडी के, तो वो फीलिंग को कह रहे हैं। इलेशन मीन्स मंत्रमुग्ध, वो मंत्रमुग्ध हो गया था जैसे जैसे उसकी टंग उसके हाथ पे लगती थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो वो छोटी सी टेल थी वो आगे पीछे इधर उधर हो रही थी। जब भी एनिमल्स खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो वो उनकी टेल आगे पीछे होती है, वो टेल से मूवमेंट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग, तो जितना भी लास्ट में भी थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं ना वॉल्यूम से बच जाती है, तो उसने वो तक ख़त्म कर दी एक सांस में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा था। एंड गर्गलिंग मीन्स मेकिंग अ कंटेंटेड साउंड, कि मतलब हाँ अब मेरा पेट भर चुका है, एक ऐसे साउंड निकले हाँ अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं खुश हूँ, मेरा जो दूध है वो ख़त्म हो चुका है। एंड ऑफ द चैप्टर। तो आप देखो जॉडी ने एज अ मदर की तरह उसको ट्रीट करा कि हाँ तो मेरा बच्चा है, फिंगर से उसको दूध पिलाया। जॉडी भी तो छोटा ही था, जॉडी की भी तो कोई एज नहीं थी, बट द वे ही टुक केयर ऑफ अ स्मॉल फॉन इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। इतने प्यार से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर। Now let's start with the question answer comprehension. First the comprehension check of this part. Question 1. How did Jody bring the fawn back home? Jody held the fawn in his arms and brought him back home. Question 2.
Jody was filled with emotion after he found the fawn. Can you find at least three words or phrases which show how he felt? Jody was light-headed with joy, wanted to fondle it, to run and to romp with it. Question 3. How did the deer drink milk from the gourd? Jody dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's mouth. He then lowered his fingers into the gourd. The fawn blew and sucked and snorted and started sipping the milk. Question 4. What did the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? The fawn was very small and weak. It got scared and refused to climb up the steps. Now working with the text. Question 1. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? Penny Baxter was bitten by a rattlesnake and the mother doe of the fawn was killed by him. In order to use its heart and liver to draw out the poison, after the mother's death, the fawn was all alone, and he and Jody did not want it to die of starvation. So Penny asked Jody to bring the fawn home and raise it. Question 2. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? Answer is Penny killed the doe to use its liver and heart to draw out the poison, and thus the fawn was left alone. When Jody expressed his feelings to bring the fawn home, the Dr. Wilson said so because it was just like a payment or return for the death of the doe. Question 3. How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility of doing this? Jody brought the fawn in his arms back home. There he took it to the kitchen and fed it with milk. He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. He sucked greedily. He again dipped his fingers, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. Question 4. How does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in that way? When Jody's mom or mother heard that he was going to bring the fawn home, she was shocked and startled. The kettle remained in the air. She reacted so because firstly she was not expecting this, and secondly they had nothing to feed the fawn. Working with the language. Look at these pair of sentences. Penny said to Jody, "Will you be back before dinner?" This you have to read. Then question. Here are some questions in direct speech. Put them in reported speech. First, Penny said, "Do you really want it, son?" तो अब आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे करोगे? में ये डायरेक्ट सेंटेंस है, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना, तो हम कैसे करेंगे? आंसर इज Penny. Question is Penny said, "Do you really want it, son?" तो आंसर इज Penny asked his son if he really wants it. if करके हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, if और whether. Second is Millwheel said, "Will he ride back with him?" Answer is Millwheel asked him if he would ride back with him. 3. He said to Millwheel, "Do you think the fawn is still here?" He asked the Millwheel if he thinks the fawn was still there. Question 4. He asked Millwheel, "Will you help me find him?" He asked Millwheel
if he would help him find him. 5. He said, "Was it up here that Pa got bitten by the snake?" He asked if it was up there that his father got bitten by the snake. Next, look at these two sentences. He tumbled backward, it turned his head. So, this you have to read by yourself. Next, here are some words from the lesson. Working in groups, arrange them in the order in which they would appear in the dictionary. Write down this you have to read and अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. स्पीकिंग. Do you think it is right to kill an animal to save a human life? Give reasons for your answer. This you have to do it by yourself. These two questions and writing as well. Now, end of the chapter. I hope you liked the chapter. Please read the chapter again and revise the question answers. We'll meet in the 7th chapter. Till then, take care everyone. Goodbye.